सपा बसपा की एक खास चाबी से एफडीआई का ताला खुलवाया है, लेकिन संसद में इजाजत के बाद भी एफडीआई की राह इतनी आसान नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने आज कांग्रेस, बीएसपी और सपा पे तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अमेरिका परस्त है ही, मुलायम की अमेरिका परस्ती हम न्यूक्लियर मामले में देख चुके हैं और एफडीआई मामले ने इस बात पे मोहर लगा दी है। कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों अलग अलग दल हैं, पर दिल एक ही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब रही। बीजेपी का मकसद तीनों पार्टियों को एक्सपोज करना था। अगर 184 न कराते और जब चर्चा हो जाती तो सपा और बसपा एक्सपोज नहीं हो पाती। अगर हमें तो पहले से मालूम था, आप ये सवाल पूछेंगे, हमें तो पहले से मालूम था कि हमारे पास नंबर नहीं है। इस तरह की सियासत करने वाले लोग हैं, वो पार्लियामेंट में क्या करेंगे, उनको भी एक्सपोज करना मकसद था। जहां कांग्रेस को बेनकाब करना मकसद था, वहां सपा बसपा के चेहरे से भी नकाब उतारना हमारा मकसद था। शहनवाज हुसैन ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अब की बार अल्पसंख्यक हो जाएंगे। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस हाशिए पे आ जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी पे कहा था कि नरेंद्र मोदी से अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्रा ने कहा है कि सीबीआई के डर से ही बसपा और सपा ने पलटवार किया है एफडीआई के मामले में। वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कलराज मिश्रा ने कहा कि सीबीआई जांच के डर का ही असर है कि बसपा और सपा ने एफडीआई पर केंद्र सरकार का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 66वें जन्मदिन पर उन्होंने बधाई देते हुए स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की। वहीं कलराज मिश्रा ने पीसीआई के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की 90% जनता मूर्ख है। बीजेपी नेता ने कहा कि अपना विवेक खो चुके काटजू अहंकार बोध से ग्रसित हैं। उनके बयान पर मैं टिप्पणी क्या करूं? जनता ही जनार्दन कहलाती है। भारतीय जनता पार्टी का और मेरा जनता पर पूरा विश्वास है और जनता के बारे में जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं वो स्वयं नहीं बोलते हैं, वह उनका अहंकार बोलता है, उनका ईगो बोलता है, जो जनता से अपने को सर्वोपरि मानकर चलता है। वहीं बीजेपी के कलराज मिश्रा ने ये भी कहा है कि भारतीय खुदरा बाजारों को भी एफडीआई नुकसान पहुंचा रही है। उत्तराखंड में विधायकों और अधिकारियों में नाक की लड़ाई साफ दिखाई दे रही है। विधायिका की शिकायत है कि नौकरशाह उनकी ना सुनते हैं और ना ही सम्मान देते हैं। यूपी के जमाने में इस पहाड़ी अंचल के नेताओं और विधायकों की धाक लखनऊ में साफ दिखाई देती थी। दारुल शफा में हरक सिंह, काशी सिंह एरी जैसे कई दिग्गज नेताओं के घरों में जनता की भीड़ लगी रहती थी और ये अगर अधिकारी को कोई काम कह दें तो मानो पत्थर की लकीर हो। लेकिन राज्य बनने के बाद ना तो नेताओं में वो धाक है और ना ही अधिकारियों पर उनका वो रोब साफ है। इसके लिए कई बार विधायिका भी जिम्मेदार नजर आती है, क्योंकि यूपी में जो स्तर विधायकों का था वो उसे मेंटेन नहीं रख पाए। वहीं साफ है उत्तराखंड में अधिकारी अपने को विधायिका से ऊपर समझने लगे हैं। इसलिए कई बार ऐसे कई वाक्य भी दिखाई दिए हैं कि विधायकों और अधिकारियों में नोकझोंक काफी हद तक बढ़ जाती है। स्थिति इतनी खराब है कि कई बार अधिकारी विधायकों से मिलने तक से मना कर देते हैं। वहीं कई बार विधायकों के सम्मान के लिए खड़ा होना तक उन्हें गवारा नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सदैव ये पत्र जात प्रसारित किए गए हैं अधिकारियों को कि जब कोई विधायक किसी भी अधिकारी के कक्ष में आएगा तो खड़े होकर उसका स्वागत करेगा, उसकी बात सुनेगा, जब वो जाएगा तो खड़े होकर विदा करेगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत है। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता तो किया जाना चाहिए। फिर एक सर्कुलर भेज देंगे। हालिया दिनों में विधायक भीमलाल आर्य 14 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने वहां जाकर अनशन तोड़ाने की जहमत तक नहीं उठाई। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी दिखाई दिए जहां विधायकों और अधिकारियों में जमकर नोकझोंक हुई। हालांकि राज्य बनने के बाद यह कहावत कही जाती रही है कि जिसको यूपी राज्य में प्रधान बनना था वो उत्तराखंड राज्य में विधायक बन गया है। विधायकों की माने तो राज्य बनने के समय से ही व्यवस्था खराब है।
सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव, लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव सोमवार को कैबिनेट मंत्री आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में चेक वितरण करने आएंगे, जिसको लेकर रामपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे मंडल से रामपुर पुलिस और खुफिया तंत्र पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएसी की 6 कंपनियां, 50 पुलिस अधिकारी, 200 सब इंस्पेक्टर और 800 पुलिस कर्मियों के सिपाही मौजूद रहेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी में सरकार की ओर से अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए शुरू की गई हमारी बेटी उसका कल और कन्या विद्याधन के तहत छात्राओं को चेक बांटे जाएंगे। कल मुख्यमंत्री जी का आगमन है यहाँ और कन्या विद्याधन और हमारी बेटी कल की चेक वितरण होने हैं। इसके लिए पूरे जोन से हमारे यहाँ फोर्स उपलब्ध करवाई गई है। काफ़ी सारे गस्टेड ऑफिसर्स और पीएसी की कंपनीज और बाकी एयर चेक टीम्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम्स, ये सभी लोगों की अभी ब्रीफिंग चल रही है। इसके बाद पूरी रिहर्सल होगी। पूरे मंडल से लगभग 15,000 छात्राएं रामपुर पहुंचेंगी। आपको बता दें 10 दिसंबर को मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्मदिन है। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ मनाया। सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी कार्यालय में फल, कंबल और साड़ियां बांटे जाने के अलावा केक काटा गया। पार्टी अध्यक्ष निर्मल खत्री और राज्यसभा सांसद मोहसिना किदवई की मौजूदगी में केक काटकर सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई और लंबी उम्र की कामना की गई। प्रदेश दफ्तर में पार्टी सुप्रीमो के जन्मदिन का जश्न मनाने के बाद निर्मल खत्री सहित तमाम नेता देवा शरीफ के लिए रवाना हो गए, जहां चादर चढ़ाकर सोनिया गांधी की लंबी उम्र की दुआ मांगने के साथ ही पार्टी अपने पदयात्रा कार्यक्रम का आगाज करेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीमती सोनिया गांधी के दीर्घायु होने की कामना की और उनके सिद्धांतों पर चलने की बात भी की। अब तक आपने पंचायतों को ही तालिबानी फरमान सुनाते हुए देखा होगा, लेकिन बिजनौर की डीएम साहिबा भी इस मामले में पंचायतों से होड़ करती हुई दिख रही हैं। बिजनौर की डीएम सारिका मोहन ने उन छात्राओं के लिए काला कपड़ा, जीन्स टॉप और मोबाइल जैसी चीजें रखने का रोक लगाने का फरमान सुनाया है, जो कल रामपुर में सीएम अखिलेश यादव के हाथों कन्या विद्याधन और दूसरी योजनाओं का चेक लेने वाली हैं। दरअसल रामपुर में सीएम की सभा में बिजनौर से 2000 छात्राएं पहुंचने वाली हैं। वहीं मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि अधिकारियों ने डीएम के आदेश के नाम पर उनका बुर्का तक उतरवा लिया। डीएम के इस फरमान से जहां छात्राओं में काफी नाराजगी है, वहीं मुस्लिम उलेमाओं ने भी गुस्से का इजहार किया। सपा नेता भी इस मामले में अपना दुख जताने में पीछे नहीं रहे। ऐसा कोई ड्रेस कोड कोई नहीं निर्धारित किया गया है। सिर्फ ये कहा गया था सभी लड़कियों को कि कार्यक्रम की शोभा को देखते हुए सही ड्रेस पहनी जाए जो सादगी दर्शाए, और कोई ऐसा ड्रेस ना हो जो किसी की माइंड को ऑफेंड। ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जब कल प्रभारी अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई थी तो उसमें कुछ अधिकारियों ने ये सुझाव दिया था कि काला कपड़ा ना पहना जाए क्योंकि ये खुशी का मौका है। तो मुझे उसमें कुछ ऐसी बुराई नहीं लगी है। कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया है और उसका बेवजह का मुद्दा बनाया है। ऐसे कोई जोर जबरदस्ती की कोई बात किसी पे नहीं की गई। उधर डीएम साहिबा अपने इस फरमान का ठीकरा अपने मातहतों पर फोड़ने लगी हैं। उनका कहना है कि उनके कुछ अधिकारियों ने ये सुझाव दिया था। बुलंदशहर के बहुचर्चित आनर किलिंग मामले की पीड़ित महाविश के घर बेशक फिल्म अभिनेता आमिर खान नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने महाविश की बेटी के लिए गिफ्ट जरूर भेजा है। इसके अलावा आमिर खान ने महाविश का बैंक अकाउंट नंबर भी मांगा है। अभिनेता आमिर खान ने हकीम और महाविश की बेटी मंतेसा और उसके होने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े, ड्राई फ्रूट्स और चांदी की 2 चूड़ियां, साबुन, शैम्पू, बॉडी ऑयल जैसे 3 बैग सामान भेजा है। इसके अलावा उन्होंने महाविश का बैंक अकाउंट नंबर भी मांगा है। दरअसल महाविश और उसका पति अब्दुल हकीम ने आमिर खान के टीवी शो सत्यमेव जयते में पहुंचकर अपनी जान पर खतरा जताया था। इसके बाद जब 22 नवंबर को हकीम की हत्या हो गई तो शो की सह निर्देशक स्वाति चक्रवर्ती 30 नवंबर को बुलंदशहर पहुंची थी।
और पीड़ित परिवार से उन्होंने सहानुभूति जताई थी। इसके बाद हकीम के मुंबई में रहने वाले भाई साकिर को स्वाति ने आमिर खान का संदेशा देते हुए अपने पास बुलाया और सारा सामान दिया। इसमें कुछ सबसे ज्यादा तो छोटे बच्चे के कपड़े हैं और कुछ मंताशा के हैं और मंताशा के लिए 2 चांदी की चूड़ियां हैं और इसमें यह है कि बच्चों के जो होते हैं कॉस्मेटिक जो होते हैं बच्चों का वो पूरा सामान है और ड्राई फ्रूट है, बादाम है, ये सब है। किसने ये सब देखा? ये स्वाति चक्रवर्ती आमिर खान के यहाँ से सब ये सामान आए हैं, उन्होंने भेजा है और मेरा अकाउंट नंबर भी ले लिया उन्होंने और कहा है कि हम आपको पूरा साथ देंगे, हम आपका पूरा साथ है और जब तक हम आपको पूरा इंसाफ दिलाएंगे, आप घबराना नहीं बिल्कुल भी। महाविश आमिर खान के इस गिफ्ट पर जहां खुशी जता रही हैं, वहीं उनको उम्मीद है कि आमिर खान उनके परिवार की पैसों से भी मदद करेंगे। लखनऊ के आशियाना इलाके में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। जी हां, इलाके में लूट की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले रेकी कर पता लगाया करते थे अपना शिकार और फिर देते थे लूट की वारदातों को अंजाम। जी हां, ये मामला है लखनऊ के आशियाना इलाके का, जहां एक गिरोह पहले रेकी कर लिया करता था और फिर उस शख्स को अकेला देख बंदूक की नोक पर उससे लूट की वारदात अंजाम दिया करता था और फिर वहां से तेज रफ्तार बाइक से हो जाया करता था रफू चक्कर। जी हां, एक चेकिंग के दौरान पुलिस ने आज इस शातिर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस को 1 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 किलो गांजा और 110 ग्राम चरस और लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और इस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश में लग गई है। कौशाम्बी को भले ही जिले का दर्जा दे दिया गया हो, लेकिन केंद्र के पोस्ट ऑफिस विभाग में कौशाम्बी अभी भी इलाहाबाद का हिस्सा माना जा रहा है। पोस्ट ऑफिस में कौशाम्बी के मुहर की जगह पर अभी भी इलाहाबाद की मुहर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भले ही कौशाम्बी जिले को अस्तित्व में आए 15 वर्ष हो गए हो, पर केंद्र के लिए कौशाम्बी नाम का कोई जिला ही नहीं है। पोस्ट ऑफिस विभाग में कौशाम्बी अभी भी इलाहाबाद का ही हिस्सा माना जा रहा है। देखिए, कौशाम्बी एक जिला है, इलाहाबाद भी एक जिला है, लेकिन जहां तक डाक विभाग की बात है तो राज्य सरकार के हिसाब से वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का राजस्व जिला है। जहां तक डाक विभाग की बात है, हमारे लिए इलाहाबाद हमारा डाक मंडल है, जिसका एक हिस्सा कौशाम्बी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट भी है। तो हमारे यहाँ जो जुरिडिक्शन के मानकता हैं वो दूसरी तरह से हैं। ये जरूरी नहीं कि हमारे जो मंडल हैं वो राजस्व जिला से मेल ही खाते हों। हमारे कई मंडलों के अधीन 1 से लेकर के 3 जिले तक शामिल है। ग्रेटर नोएडा में गैस सिलेंडर का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस कारोबार को रोकने के लिए पुलिस ने छापेमारी की। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर इलाके में लंबे वक्त से गैस सिलेंडरों का काला कारोबार करने वालों का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस छापेमारी में पुलिस को दुकानों में से घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर बरामद हुए, जिनको कब्जे में लेकर गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान सिलेंडरों का काला कारोबार करने वाले मौके से फरार हो गए। अब तक 3 जगह छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि गैस के कालाबाजारियों और गैस संचालकों की साठगांठ की वजह से इस कारोबार को धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। वहीं इस गैस की कालेबाजारी से उपभोक्ता परेशान हैं। उन्हें सिलेंडर के लिए अधिक दाम देने पड़ रहे हैं। लखनऊ में पीसीएफ की महिला कर्मचारी ने संस्था के महाप्रबंधक रविंद्र सिंह यादव पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसकी नियुक्ति साल 2010 में हरदोई में हुई थी। इस दौरान संस्था के महाप्रबंधक रविंद्र सिंह यादव की बुरी नजर महिला पर पड़ी। इसके बाद जब महिला रविंद्र सिंह की मनमानी के लिए तैयार नहीं हुई तो महिला को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित महिला ने अपने संस्थान के आला अधिकारियों को भी सूचना दी थी। इस मामले में संस्था की तरफ से जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं बल्कि पीड़ित ने इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए संस्थान को भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन कोर्ट की इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के बावजूद आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
जी मैं यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन PCF की कर्मचारी हूँ और अधिकारियों द्वारा मैं पीड़ित की गई हूँ। मेरे साथ शोषण करने का प्रयास किया गया और छेड़छाड़ की गई, जिसका मैं